हैव ए गुड डे क्लास। आज श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैली, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि हमें इस चैप्टर को किस तरीके से कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो स्मार्ट टेक SJPS पर अपलोड की है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल बताई गई है, प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका मार्किंग पार्टीशन भी किया हुआ है मार्क्स का, कि मार्क्स किस एक्टिविटी में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको क्या करना होगा उसके लिए। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपको वैसे तो लैब मैनुअल में बनाने हैं, और पहले आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, रफली करके देख लेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर है वो प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, उनके आउटपुट निकाल लेंगे। जब फुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके बाद आप फेयर पे करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर 4 में चैप्टर 4 का नेम है मोर ऑन HTML। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें लिस्ट के बारे में बताया गया है। जो चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 में बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, इसमें एडवांस चीज़ें बताई गई हैं। ये पूरी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें 3 टाइप्स की लिस्ट बताई गई है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब जिस तरीके से जैसे हम कोई भी पॉइंट से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना होता है कि उसका कोई सीक्वेंस तो नहीं। अगर कोई सीक्वेंस होता है तो वो ऑर्डर लिस्ट होती है, जिसमें हम कोई नंबर वगैरह या पॉइंट्स वगैरह देते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या करते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसमें डॉट लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं या कोई और सिंबल लगा देते हैं। उसमें आगे ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सीक्वेंस होता है उसमें फ़र्क पड़ता है। इसीलिए 2 तरीके की लिस्ट होगी, ऑर्डर और अनऑर्डर। और डिस्क्रिप्शन में हम किसी भी जैसे हेडिंग डाल के और उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिकली कैसे उसको समझते हैं। जिन स्टूडेंट्स को PDF में जो वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें अगर प्रॉपरली साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप अपनी बुक ओपन करके रख सकते हैं और इसको सुनते रहेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहले देखिए अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में देखिए जैसे कोडिंग और आउटपुट दिखाए गए हैं, इसी तरीके से आपको भी करना है। लेकिन देखिए ये जो कोडिंग दिखाई गई है ये अभी अधूरी है। इससे पहले और ये कोडिंग जो है बॉडी के बीच का ब्लॉक है, यानी कि इससे एक जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का स्ट्रक्चर या HTML कोडिंग का स्ट्रक्चर जो होता है उसके बीच में इसको लिखना है। बॉडी के टैग के बीच में, स्टार्टिंग और एंड टैग के बीच में हमें इस कोडिंग को लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। UL टैग जो है मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसके साथ हम LI लिस्ट आइटम को भी लिखते हैं। इससे क्या होता है, जो पॉइंट्स हमारे होते हैं उन पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए कि अलग अलग पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, तो उन पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए हम LI लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अब UL स्टार्टिंग में लगाएंगे और UL एंड में लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक ब्लॉक बन गया। और उस ब्लॉक के अंदर यानी कि उस लिस्ट के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हम LI करके उसके सामने लिखते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई। तो इसी तरीके से और भी लिस्ट क्रिएट करेंगे और बॉडी के ब्लॉक के बीच में इसको लिखना है, ये बस ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं। जो अनऑर्डर लिस्ट यानी कि UL है, ये आपका टैग है, LI टैग है। लेकिन अब जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, यानी कि लिस्ट टैग के पार्ट होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब जब सीक्वेंस वाली बात आती है या अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं होता लेकिन पॉइंट्स लगाते हैं, तो पॉइंट्स हम कितने तरीके के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके के पॉइंट लगा सकते हैं हम, जो हमें कहाँ लिखने होंगे, UL टैग के बाद लिखने होंगे टाइप करके। टाइप इक्वल्स टू, जैसे स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, और फिल राउंड का मतलब यहाँ पे डिस्क होता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर, सर्कल और डिस्क। तो यहाँ पे डिस्क को फिल राउंड भी बताया गया है। इस तरीके से ये आपके 3 अलग अलग टैग कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको एक प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, एक प्रोग्राम में और एक ही प्रोग्राम में तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं,
और नेस्टेड लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट आगे आएगा। नेस्टेड में क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ जाती है। यानी कि मान लीजिए अनऑर्डर के अंदर दूसरी अनऑर्डर लिस्ट आ गई, या अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर आ गई, या ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर आई। जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरे को रख देते हैं, इसी तरीके से हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी को यूज़ करेंगे। तो अब ऑर्डर लिस्ट में देख लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ चेंजेस क्या है, यूएल की जगह ओएल है। और हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1 2 3 की जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर अगर हम कोई सीक्वेंस नहीं देंगे तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा, तो सीक्वेंस कौन सा फॉलो होगा, नेचुरल नंबर डिजिट्स का। तो अब देखिए ऑर्डर लिस्ट में बिल्कुल वही था, तो अब उसमें कितने टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स में देखिए कैपिटल ABCD आपका ये सीक्वेंस हो सकता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, डिजिट्स यानी कि नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, रोमन नंबर्स, कैपिटल लेटर, रोमन नंबर्स हो सकते हैं, वो भी स्मॉल में या कैपिटल में या बड़े। तो ये इस तरीके से देखिए आपको 3 प्रोग्राम दिए हैं और उनके 3 आउटपुट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर OL की जगह, OL के बाद जब हमने सीक्वेंस दिखाया तो टाइप करके दिखाया। हम इसमें स्टार्ट करके भी दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट से क्या होगा, सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर देखिए 5 तरह के जो लिस्ट होती है उन पांचों को दिखाने की कोशिश की गई है और प्रोग्राम में दिखाया भी है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो जिनको पहले तो आप अलग करके कोशिश करेंगे, जब वो अलग हो जाए पांचों, उसके बाद एक साथ करने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा चेंजेस करके आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आप सीखेंगे, और एग्ज़ाम में अगर कोई थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करके जो दिया हुआ है, स्टार्ट मतलब जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5th नंबर से, 4th नंबर से। तो इसने 5th नंबर से लिया है, तो काउंटिंग 5th नंबर में क्या होगा, 1 2 3 में नेचुरल नंबर में तो 5 से ही स्टार्टिंग होती है। अगर रोमन नंबर्स में देखें तो V से, कैपिटल V, स्मॉल v, और अल्फ़ाबेट में E से होती है। तो ये सब क्या है, एक सीक्वेंस बताया गया कि कहाँ क्या सीक्वेंस होना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये इसे दो क्या हो गए, टाइप और स्टार्ट क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसको हम डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो DL है यहाँ पे, DL डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसकी फुल फॉर्म है। और हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, पॉइंट वाइज। जैसे कोई हेडिंग पॉइंट दे दिया, हम उसके बारे में लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट दे दिया, फिर उसके बारे में लिखेंगे। यानी कि DL के अंदर हमारे दो और टैग आएंगे, DT और DD। DT मतलब हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म होगा और DD मतलब डिस्क्रिप्शन टैग होगा। तो इसके अंदर जो DT के अंदर हम एक हेडिंग लिखेंगे और DD के अंदर हम उसके बारे में लिखेंगे। इसी तरीके से ये 3 लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। और 4th में इसमें जो नेस्टेड लिस्ट बताया गया, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि अगर जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर आता है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया हुआ है, जैसे OL टैग यानी कि हमने ऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया सबसे पहले, उसके 3 पॉइंट लिखे। तो 3 पॉइंट में 1 2 3 करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप अगर वो वीडियो में देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। आप टिक करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, जो भी आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है आप बाद में पूछ सकते हैं। तो देखिए पहले 3 पॉइंट जो LI करके दिए हुए हैं, और ये क्या है, 1 2 3 इसके सीक्वेंस बन गए। जो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ना तो हमने स्टार्ट दिया था ना टाइप बताया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया इसको। और फिर उसके बाद UL, 3 पॉइंट्स के बाद UL टैग को यूज़ किया गया। इसका मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, एक सीक्वेंस होता है। इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट यूज़ होगा। जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, या डिस्क है, तो यहाँ पर डिस्क यूज़ होगा। इसके बाद एडिंग टेबल्स इन अ वेब,
तो जो वेब पेज है हमारा उसमें टेबल यूज़ करनी है तो टेबल टैग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक सीक्वेंस भी होता है कि टेबल टैग के साथ हम क्या करेंगे, TR, TD और TH को यूज़ करेंगे। जैसे टेबल के ब्लॉक के अंदर हमें TR को यूज़ करना है, अब उसके बाद हम TD और TH में से एक को यूज़ करेंगे। जैसे TR के अंदर यानी कि टेबल रो सॉरी, तो टेबल रो का मतलब क्या होता है कि जो रो है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, उसके अंदर हमें क्या करना है, हेडिंग लेनी है या उसके डेटा को फीड करना है। हेडिंग लेनी है तो टेबल हेडर यूज़ करते हैं, इसका मतलब TH को यूज़ करते हैं। और अगर मतलब अगर डेटा को यूज़ करना है उसके बाद, क्योंकि पूरी एक टेबल में एक बार ही हमारी क्या होता है, हेडिंग होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, उसका डेटा होता है, डेटा फीड करते हैं। तो उसमें क्या होगा, TR के अंदर TH स्टार्टिंग में लिखेंगे जब हम हेडिंग देंगे, उसके बाद जितनी भी रोज़ बनाएंगे TR करके, और उसमें क्या करेंगे, हम TD को यूज़ करेंगे TR के अंदर, और उसके अंदर हम डेटा को फीड करते चले जाएंगे। ये एक सीक्वेंस है, एक ब्लॉक की तरह इसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स को हम समझ लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में क्या है कि बॉर्डर है, तो हम जो अगर लाइनिंग दिखानी है टेबल में तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, और अगर टेबल के अंदर हमें कलर दिखाना है तो हम उसके BG कलर नाम से जो एट्रीब्यूट है इसे यूज़ करेंगे। तो इसके बाद बॉर्डर कलर, जो बॉर्डर का कलर है उसको बॉर्डर को कलर देने के लिए ये सब हम कहाँ यूज़ करते हैं, टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। बॉर्डर कलर जो होता है, जो बॉर्डर है हमारे, जो आउटलाइन है उनका कलर होगा। बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है या बैकग्राउंड में BG कलर यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या होगा, इमेज लगाना, तो इमेज का डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। अगर हमारी फाइल सेम लोकेशन पर है जहाँ पर इमेज को हम यूज़ करना चाहते हैं, उसी लोकेशन पर है, यानी कि हमने मान लीजिए डेस्कटॉप पे हमने फाइल को सेव किया है और जिस इमेज को हम बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी उसको उसके नेम को एक्सटेंशन के साथ डायरेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पूरा एड्रेस देना होता है, पूरी लोकेशन देनी होती है। इसके बाद T हेड, T फुट और T बॉडी। तो टेबल हेडर यानी कि टेबल की स्पेशली हेडिंग के लिए टेबल हेडर सबसे पहले देते हैं, और टेबल फुटर मतलब सबसे लास्ट में। आपने देखा होगा कि टेबल की फुट में अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए टेबल फुटर। और T बॉडी यानी कि पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको टेबल बॉडी के अंदर लिखा जाता है, यानी कि जो मेन पार्ट होता है वो टेबल बॉडी के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद अलाइनमेंट, हम टेबल में जो डेटा है उसको अलाइन कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दे सकते हैं। तो किस तरीके से है यहाँ पे देखिए, टेबल के अंदर अलाइनमेंट लेफ़्ट दिया हुआ है तो लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। और ऐसे ही हाइट की वैल्यू दे सकते हैं, विड्थ की वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है सेल के बीच में स्पेस, यानी कि जो बहुत सारे सेल हम टेबल में यूज़ करेंगे उनके आपस में, यानी कि सेल और सेल के बीच में जो स्पेस होगा उसको सेल स्पेसिंग बोलेंगे। और सेल पैडिंग किसको बोलते हैं, सेल के और डेटा, यानी कि एक सेल के अंदर जो डेटा हम लिखते हैं अगर वो लाइन से टच हो रहा है तो इसका मतलब स्पेस नहीं है। और हम अगर स्पेस देते हैं सेल पैडिंग के थ्रू तो वो क्या होता है, डेटा और लाइन जो होती है यानी कि जो सेल होता है उनके बीच में स्पेस होता है। ये हमारे किस में होता है, पिक्सेल्स में होता है। तो इनकी वैल्यू हम दे सकते हैं पिक्सेल्स में। इसके बाद कैप्शन क्या होता है, एक किसी टेबल के एक तरीके से हेडिंग के लिए या टाइटल के लिए हम कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है एट्रीब्यूट, TR, TH और TD में बता ही चुका हूँ। और फिर उसके बाद आता है इसमें कॉल स्पेन और रो स्पेन, यानी कि जो कॉलम का साइज़ है वो बढ़ाना है तो कॉल स्पेन, और रो का साइज़ बढ़ाना है तो रो स्पेन।
अब देखिए कॉल्स पेन में क्या होता है, जो दो कॉलम, मान लीजिए हमें दो कॉलम के बराबर एक कॉलम को लेना है या एक सेल को लेना है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसका साइज 2 दे देते हैं, यानी कि कॉल स्पेन करके साइज 2 दे देंगे। देखिए आपको दिखाया हुआ भी होगा, कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो 101 वैल्यू है हमारी, वो दो सेल में दो कॉलम के सेल के बराबर है। तो यहाँ पर कॉल स्पेन करा है। फिर उसके बाद यहाँ पर रो स्पेन में देखिए वैल्यू 3 है, और इसमें क्या किया है कि जो बॉर्डर 3 है और हमारा रो स्पेन 3 है, तो रो 2 रोज के बराबर यहाँ पर देखिए एक सेल हमारा दिया गया है। और अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा है TR TH मैं बता ही चुका हूँ, TD बता चुका हूँ, और कलर हम कैसे ये कलर भी बता चुका हूँ किस तरीके से कलर देंगे। अच्छा हाँ, सेल के अंदर अगर हमें देना है तो हम क्या करेंगे, TR TH जो TR है, TR के अंदर हम क्या करेंगे, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे, जैसे अलाइन है, बॉर्डर कलर है, बीजी कलर है। अगर अलग अलग रो को देना है तो नेस्टेड टेबल आ गया, जैसे एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल, तो नेस्टेड टेबल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरी टेबल बनी हुई है, यानी कि एक तरीके से पहले जब टेबल बन गई उसके अंदर हमने सेल को और डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, एडिंग इमेजेस इन अ वेब पेज। एक वेब पेज में इमेज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो हमारी वेब पेज है उसमें इमेज को हम साइज देके और किस तरीके से यूज़ करते हैं ये पहले समझ लीजिए। IMG SRC, यानी कि IMG जो है एक टैग है, SRC एट्रीब्यूट है। SRC में क्या देते हैं, इमेज का एड्रेस देते हैं, और किसके साथ, एक्सटेंशन के साथ। जो SRC के बाद इक्वल करके लिखेंगे। अगर हमारी जो फाइल, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है वहीं पर हमारी इमेज भी है, तो हम डायरेक्ट नेम दे सकते हैं, और नहीं है तो आप वहाँ से किसी और लोकेशन से वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पर फाइल है। अदरवाइज़ आपको पूरा एड्रेस देना होगा जिस तरीके से इसने दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी भी JPG PNG या GIF नाम की एक्सटेंशन की फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं, और इमेज इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं। तो एट्रीब्यूट में क्या है, विड्थ, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई के लिए इसके जो एट्रीब्यूट है उनको यूज़ किया जाता है, कितनी लंबी लेनी है या कितनी चौड़ी लेनी है। तो जो विड्थ है, हाइट है, हम उन्हीं को लंबाई चौड़ाई के हिसाब से यूज़ करेंगे इमेज की। और ऐसे ही फिर इसका बॉर्डर आ जाता है कि अगर इमेज का बॉर्डर देना है तो इमेज के बॉर्डर के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो ये आप IMG SRC के अंदर ही ये सब सारे एट्रीब्यूट यूज़ होंगे। अलाइन कर सकते हैं इमेज को, किस तरीके से आपको कहाँ का अलाइन करना है, जैसे लेफ़्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, सेंटर है। तो ये इतने आप अलाइन आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए अलग अलग तरीके से अलाइन करके बताया गया है। इसमें बहुत सारी कोडिंग है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कोडिंग इसमें दी हुई है, आप इसी से हेल्प लेके कर सकते हैं। जहाँ कोई कन्फ्यूज़न आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और देखिए स्पेस के लिए दिया गया है, H स्पेस है और V स्पेस है। H स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट और राइट है वहाँ पे स्पेस देना है, इमेज के बाद स्पेस देना है तो आप दे सकते हैं H स्पेस करके, और वैल्यू कितना स्पेस देना है पिक्सल्स में। और ऐसे ही V स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस, कितना स्पेस देना है। इसके बाद आ जाता है ऑल्ट। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती, या तो उस लोकेशन पर नहीं है इमेज, या फिर आपने नाम गलत कर दिया या एक्सटेंशन गलत कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी मिस्टेक हो तो उस कंडीशन में ऑल्ट एट्रीब्यूट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो शो करा देता है, क्या, टेक्स्ट शो करा देता है, नाम शो करा देता है कि हमें कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या किसकी इमेज होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है ट्यूलिप। ट्यूलिप का मतलब एक इमेज जो फ़ोटो हम यूज़ कर रहे थे उसका नाम है, और सब लोग जानते होंगे। तो ये क्या है,
ऑल्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर इमेज अगर किसी कंडीशन में इमेज डिस्प्ले ना हो रही हो। उसके बाद एडिंग हाइपरलिंक्स इन अ वेब पेज। तो वेब पेज में हाइपरलिंक को किस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ पर दो तरीके की लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग। तो लिंकिंग को कैसे एंकर टैग के साथ यूज़ करते हैं। ये एंकर टैग जो होता है, ए टैग जिसको बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं। और ये ए के साथ हम href यूज़ करते हैं किसी लिंक के लिए, लोकेशन के लिए। जो फाइल है, जिस फाइल को हमें लिंक करना है, उस फाइल की लोकेशन href हाइपर रेफरेंस बना देते हैं। इसके बाद उसका अब आगे लिंक, इसका कलर भी दे सकते हैं कि क्या कलर होना चाहिए, जो लिंक है उसका क्या कलर होना चाहिए। यहाँ पर तीन तरीके के लिंक होते हैं, सिंपल लिंक, ए लिंक और वी लिंक। सिंपल लिंक मतलब जब हम पहली बार जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो जो लिंक हमें दिखाई देता है तो कैसा होता है, सिंपल लिंक होता है। और ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक होता है, यानी कि जिसको हम ओपन इस समय किया हुआ है, हमने जिस पेज को ओपन किया हुआ है वो क्या होगा, एक्टिव लिंक होगा। और वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, इस यानी कि इस वेब पेज को या इस लिंक को हम पहले से देख चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन तरीके के लिंकिंग दी गई है। उनके बॉडी के अंदर हम इस तरीके से तीनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल कर लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद लिंकिंग आता है, लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग बिटवीन वेब पेज। तो इंटरनल लिंकिंग में देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये जो नेम, दो सेक्शन में आप इसको करेंगे। और पहला सेक्शन में देखिए क्या है, स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पेज सेक्शन। तो पेज सेक्शन को आपको मतलब किस लोकेशन पे आपको लिंकिंग देनी है। तो ये टॉप में आप लिंकिंग दे रहे हैं तो आपने सबसे ऊपर ए नेम इक्वल्स टू टॉप कर दिया, नेम ऑफ द सेक्शन। और उसके बाद सबसे नीचे देखिए कोडिंग के सबसे लास्ट में ये लिंकिंग है। और यहाँ पे क्या करेंगे, href और पूरा पेज का नाम HTML के साथ और हैश टॉप, यानी कि हैश के साथ हमने उसको लिंक कर दिया। जब इस पे जो ये लिंक शो कराएगा और सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है गो टू द टॉप। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जो स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इंटरनल लिंकिंग हो गया। अब आगे देखते हैं सेटिंग अप एज ए हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि किसी इमेज को या किसी टेक्स्ट को क्लिक करने से कुछ और ओपन हो जाता है, तो वो किस तरीके से ओपन होता है। हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे, ए टैग जो है href करके इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्या है, किसी फ़ोटो का नाम विद एक्सटेंशन। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक्सटेंशन गलत है, tulips.com लिखा हुआ है, .jpg होना चाहिए, क्योंकि कॉम तो शायद कॉम तो हमारा डोमेन होता है और इसको यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे .jpg एक्सटेंशन यूज़ होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसको क्लोज़ कर देंगे और न्यू लाइन में लाइन ब्रेक के साथ। और एक इमेज को हमने क्या किया है, वहाँ पे यूज़ किया है लिंकिंग के लिए, क्योंकि इमेज क्या हो जाएगी, हाइपर लिंक हो जाएगी। हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने ट्यूलिप नाम की जो इमेज को हमने लिंक में दिया हुआ है वो ओपन हो जाएगी। तो ये हमने हाइपर लिंक करके दिखाया गया है। इसके बाद क्या आएगा, एडिंग एन ईमेल एड्रेस इनटू अ वेब पेज। ईमेल एड्रेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल href मेल टू करके उसमें href इक्वल्स टू मेल करके मेल टू उसको में क्या कर देंगे, अपना ईमेल आईडी ऐड कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जब हम उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका वेब एड्रेस ओपन कर देगा। तो इस तरीके से देखिए इसके तीन आउटपुट हो गए, वो दो आउटपुट हो गए, एक कोडिंग हो गया, एक पहला आउटपुट, फिर जब लिंकिंग पे क्लिक करेंगे तो दूसरा आउटपुट। तो इसके बाद हम आते हैं ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटी सी कोडिंग है। और इसके बाद आते हैं एडिंग फॉर्म्स इन अ वेब पेज। अब एक फॉर्म अगर क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म क्रिएट कैसे किया जाता है, या फिर किस तरीके से हम जैसे हम फिल करते हैं उसी तरीके से स्टेप्स में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्रिएट करने के लिए फॉर्म एक टैग होता है
और उसके बाद उसके जो अदर टैग्स होंगे वो टेक्स्ट इनपुट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सेलेक्ट बॉक्स हो गया, बटन कंट्रोल हो गया। तो टेक्स्ट इनपुट में यानी कि हमें टेक्स्ट अगर इनपुट कराना है तो इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट वाले जो टैग है उसको यूज़ करेंगे, इनपुट टैग को। और उसके अंदर जैसे टेक्स्ट टाइप बताते हैं, नेम बताते हैं। तो ये उसके बाद हम पासवर्ड के लिए पासवर्ड इनपुट कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो सिंबल्स हम देते हैं, जो नेम में जैसे हमने टाइप और नेम में हमने पासवर्ड दिया है, पासवर्ड जो आगे नाम लिखा है वो तो पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी जब इनपुट में टाइप और पासवर्ड बताएंगे तो उसमें पासवर्ड में हमें सिंबल शो होते हैं, उसमें जो डिजिट्स हम या पासवर्ड में कुछ देते हैं वो शो नहीं होता है। इसके बाद आता है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अब इसमें मल्टी लाइन का मतलब है यहाँ पे कोई मैसेज हमें देना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लिखानी है तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, उसमें लिखा सकते हैं। तो वो टेक्स्ट एरिया होता है, जैसे 5 रोज और कॉलम 50 का हमने क्या दे दिया है, एक डिस्क्रिप्शन एरिया बता दिया है या बना दिया है। तो ये टेक्स्ट एरिया होगा फॉर्म के अंदर। इसके बाद चेक बॉक्स, कुछ ऐसे चेक बॉक्स है जिसमें सिर्फ सिंगल टिक या मल्टीपल टिक्स के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसके लिए हम क्या इनपुट के अंदर ही हम टाइप में चेक बॉक्स बताते हैं कि किस तरीके का है। इसके बाद रेडियो बटन जो गोल जो सर्कल टाइप से आपने देखा होगा, उस पर चेक करने के लिए इनमें से कोई एक चेक करना होता है। तो ये भी हम इनपुट के साथ टाइप करके हम बताते चले जाएंगे किस तरीके के टैग को हम एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस जैसे आपको दिखाई देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो इसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट नेम करके और ड्रॉप डाउन एक नेम लिख देंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। ऑप्शन में वैल्यू जो ऑप्शंस आप वहाँ शो कराएंगे सिलेक्शन के लिए, उन वैल्यूज़ को हम ऑप्शन करके दे सकते हैं, जैसे मैथ की है, साइंस की है। और उसके बाद ये सब फॉर्म के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद आता है बटन कंट्रोल्स। तो बटन कंट्रोल्स में जैसे सबमिट का है और रीसेट का है। तो सबमिट के लिए वही इनपुट टाइप में सबमिट बता दिया, नेम बता दिया और वैल्यू बता दी। इसके बाद ऐसे ही हमारा रीसेट के लिए भी होगा। फिर एडिंग फ्रेम्स। फ्रेम क्या होता है, जैसे एक हमारी विंडो है या कोई एक मान लीजिए एक पेज है, एक पेज के हम कितने सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हाफ हाफ करना है तो 50-50 कर लिया। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, किस तरीके से है, रो वाइज कॉलम वाइज। तो हम इसको सेक्शन को डिवाइड जो करते हैं ये क्या हो जाता है, फ्रेम बन जाता है। तो इसमें क्या फ्रेम को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग रोज़ और कॉलम के उसमें कर सकते हैं कि कितना रोज़, यानी कि जैसे पहला वाला देखिए आपने प्रोग्राम जो फ्रेम का है जिसमें 25 और 70% है, इसका मतलब एक विंडो थी जिसमें 25% हमने क्या कर दिया, रोज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होती हैं तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में एक पार्ट हमने 25% और एक पार्ट 75% का कर लिया। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो 25% का है, उसके बाद 75% और उसके बाद 75 वाले को भी हमने सब डिवाइड किया है 25 और 75 में। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 फ्रेम बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कोडिंग को करके चेक कर सकते हैं। इसके बॉर्डर के लिए बॉर्डर हमारा एट्रीब्यूट यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बॉर्डर कलर भी रह गया है, तो बॉर्डर कलर के लिए बॉर्डर कलर सिंपल यूज़ कर लेंगे। तो इसमें 16 कलर्स यूज़ होते हैं, फुल फॉर्म आप कर लेंगे। मेमोरी स्टिक्स को पढ़ लेंगे, शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर लेंगे। एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे ये सॉल्व है, इनको पढ़ लेंगे। सॉल्व क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और उसके अलावा अनसॉल्व मैंने देखिए यहाँ पे भी टिक लगाया, मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। और ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है, तो आप बिल्कुल ना डरिएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। आप इससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको लिंकिंग बताई थी उसमें आप जैसे जैसे आप इन टैग्स को करना सीखेंगे तो आपको टैग्स यूज़ करना आ जाएगा और बहुत
आसानी से आप एक अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इसमें लैब मैनुअल में आपको क्या करना है, इसके कम से कम 10 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर 10 क्वेश्चंस आप करेंगे तो उनमें सभी टैग्स यूज़ हो जाने चाहिए। अदरवाइज़ उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो 20 या 30 आप लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि लैब मैनुअल में अगर पेजेस हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। अदरवाइज़ आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, वो आप रफ पे भी करेंगे, और रफ पे पहले करेंगे जिससे कि गलतियां आपकी लैब मैनुअल में ना हो। और वेबसाइट जो आपको बनानी है वो कहाँ बनानी है, वेबसाइट बनानी है आपको फाइल में। जो फाइल कैसी होगी, जब आप कंप्यूटर पे वेबसाइट बना लेंगे और वो फाइनल में आपकी सबमिट होगी तो उसको क्या करेंगे, उस फाइल को प्रिंट आउट करा लेंगे, यानी कि जो कोडिंग है उसको और आउटपुट है उनको, और आप अपनी फाइल में उसको लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वो हो जाएगा। और लैब मैनुअल HTML की कोडिंग मैंने आपको बताई दी है सारी, इसको प्रैक्टिकली भी मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। तो और कोई कन्फ्यूज़न है और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है वो स्कूल में आके कंप्यूटर पे करेंगे, अदरवाइज़ घर पे आप उनको प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि कोडिंग किस तरीके से होती है, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। बुक में कोडिंग के साथ साथ आउटपुट भी दिए हुए हैं, तो आपको वो खुद से समझना है कि अगर हम उसमें इफ़ेक्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं तो किस तरीके से वो चेंजेस होते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।